नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का BHU वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि आप ही लोगों के डिमांड पे हम लोग एक सीरीज लेके चल रहे हैं जिसका नाम क्या है, अब की बार बीकॉम पार। इस सीरीज में हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि BHU बीकॉम एंट्रेंस में हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो दोस्तों आज हम लोग का जो टॉपिक है ये अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन है। इससे हर साल एक दो क्वेश्चन तो हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आज के वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है दोस्तों। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब वो सारे रूल्स रेगुलेशन जो एक जनरल गाइडलाइंस कह लीजिए, जिसको फॉलो करते हुए हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट यूनिवर्सली वाइल रिकॉर्डिंग दी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। वही बात बताया जो कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, नॉर्म्स और रूल्स विच आर फॉलोड इन अकाउंटिंग ऑफ वेरियस आइटम। ठीक है ना, जितने भी वेरियस आइटम्स है, एसेट्स है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंसेस है, इनकम है, ठीक है ना, इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग दोस्तों रिकॉर्ड करते हैं। और इनसे रिलेटेड कुछ और कंपोनेंट्स, जैसे एक्सपेंसेस का एक्स्ट्रा कंपोनेंट क्या हो जाता है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, उस एक्रूड अनएक्रूड। उसी तरीके से इनकम का भी ऐसा ही होता है। ठीक है ना, इनकम के लिए एक्रूड हो जाता है, प्रीपेड हो जाता है, ठीक है ना, अनएक्रूड इनकम भी हो जाता है। तो सब घूम फिर के जो भी हम लोग अकाउंटिंग में काम करते हैं वो इन चारों चीज़ों का ही करते हैं। तो इन चारों चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स, ठीक है, सेट किए हुए हैं। तो उन्हीं सारे रूल्स रेगुलेशन को हम लोगों को जानना चाहिए अकाउंटिंग करने से पहले। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, जिसको कि कॉमनली क्या कहा जाता है दोस्तों, गैप कहा जाता है। ठीक है ना, गैप का पूरा फुल फॉर्म पूछा जाता है आप लोगों से, जिसका नाम क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये कब आया था, 27 मई 1933 को। कब आया था, 27 मई 1933 को। गैप होता क्या है, गैप आर द बेसिक रूल्स दैट आर नॉट डिफाइन द पैरामीटर्स एंड constant within the which accounting operate that define हो जाएगा। ठीक है ना, gap are the basic rules that define the parameters and constants within which, जिसके दायरे में, ठीक है ना, जिसके दायरे में रहकर हमको अकाउंटिंग का काम करना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसमें रूल्स रेगुलेशन रहते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल दोस्तों क्या है, मैन मेड है। ये कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं कि कोई लैब में बना हुआ चीज है, ये मैन मेड प्रिंसिपल्स है। ठीक है, जिसको कि हर कोई फॉलो करता है। एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर, फ्लेक्सिबल मीन्स टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अब बात करते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, अभी तक तो हम लोग सीख लिए कि प्रिंसिपल क्या होता है, जनरल गाइडलाइंस होता है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, देखिए कि टाइप ऑफ कंसेप्ट्स, ठीक है ना, टाइप ऑफ कंसेप्ट्स के बारे में एंड प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। टाइप ऑफ कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। तो टाइप ऑफ कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल में देखिए अकाउंटिंग कंसेप्ट दोस्तों, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड एजम्पशन जो है, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड एजम्पशन जो है, ये तीन ही होते हैं। ठीक है ना, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया कि जो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट है, कंसेप्ट तीन ही होते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट। अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट या इसको प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको प्रिंसिपल कहते हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट और प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, मैचिंग कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। तो इधर वाले ये कंसेप्ट होते हैं, इसको नॉर्मली प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ठीक है ना, इधर वालों को। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में यही तीन डिफाइन है। कौन सा, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। कुछ कन्वेंशन आ जाते हैं, फुल डिस्क्लोजर, ठीक है ना, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी एंड कंजर्वेटिज्म। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को नाम भी याद रखना है। कभी कभी पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल या नॉट द कन्वेंशन ऑफ अकाउंटेंसी। तो उस तरीके से आप लोग को जब नाम सही से याद रहेगा तो तभी आप लोग सही मार्क करके आ पाओगे अपने क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलिए एक एक को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलते हैं, सभी प्रिंसिपल्स को, कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। दोस्तों पहला क्या नाम है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस जो है वो बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस है। ऐसा मान के हम लोग कोई भी बिजनेस क्या करते हैं,
ओपन करते हैं, चलाते हैं या क्या मतलब इस्टेब्लिश करते हैं, क्या मान के कि बिजनेस जो है हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इसको लॉन्ग टर्म वे में चलाएंगे। ऐसा तो नहीं ना कि कोई बिजनेस हमको मन किया कि आज खोलेंगे चलो 4 दिन बाद बंद कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी बिजनेस ओपन किया जाता है एक लॉन्ग टर्म बेसिस मान के कि हम इस बिजनेस को बहुत लंबे समय तक चला के ले जाएंगे जितना हो सकता है। तो बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर, अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। Due to this concept, we make the difference between current assets and non-current assets and liability। तो दोस्तों जो कुछ होते करंट एसेट्स मीन्स वो एसेट्स जो कि एक फाइनेंशियल ईयर या एक ऑपरेटिंग साइकिल में क्या हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए। कुछ होते हैं नॉन करंट एसेट्स जिसको कि हम लोग फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। फिक्स एसेट्स हम लोग इसलिए खरीदते हैं कि जो कि हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में मदद करता है और ये लॉन्ग टर्म तक रहता है बिजनेस में, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म तक कब रहेगा हम मानेंगे, जब हम ये भी तो मानेंगे कि बिजनेस भी मेरा लॉन्ग टर्म तक रहेगा, तभी ना मेरा एसेट्स लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ठीक है ना। उसी तरह देख लीजिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड ड्यू टू दिस कंसेप्ट। डिफरेंशिएशन ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर से बात घूम के आ गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस वो खर्चा जो कि 1 साल के लिए होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म बेस पे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इन सभी का डिफरेंशिएशन इसलिए हम लोग कर पाते हैं ड्यू टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। याद रखिएगा किस लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस या नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट लायबिलिटी को हम लोग किस वे में, किस कंसेप्ट के आधार पर ऐसे अलग अलग बोल पाते कि ये मेरा लॉन्ग टर्म एसेट्स है, ये मेरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ड्यू टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। यही आप लोगों को क्रक्स पॉइंट याद रखना है। बात आता है फिर कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। दोस्तों कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि जो प्रिंसिपल, जो रूल, जो मेथड आप इस अकाउंटिंग ईयर में फॉलो कर रहे हो, वही रूल, वही मेथड आप नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में या आगे के अकाउंटिंग ईयर में भी फॉलो करो, तभी आप पिछले साल के अकाउंटिंग परफॉर्मेंस से, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से आप नेक्स्ट ईयर के परफॉर्मेंस को मैच कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या आपका बिजनेस ग्रोथ में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा क्या है, एक्रूअल कंसेप्ट। दोस्तों एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड एंड अकाउंटेड एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट टेक प्लेस। देखिए एक्रूअल कंसेप्ट का मतलब ये है कि एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर ले, ठीक है ना, चाहे वो कैश बेसिस पे करे चाहे उधार बेसिस पे, दो कंसेप्ट होते हैं हमारे अकाउंटिंग के, एक कैश बेसिस पे रिकॉर्डिंग होती है, एक एक्रूअल बेसिस पे। कैश बेसिस अब नहीं फॉलो किया जाता है, ठीक है ना, समझ लीजिए ना के बराबर फॉलो किया जाता है। अब जो फॉलो किया जाता है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस में ये कहा जाता है कि हम लोग बिजनेस में कैश और क्रेडिट दोनों का लेन देन करते हैं, तो कहा यह जाता है कि दोनों ही लेन देन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करो। ये सिंपल सा मतलब है एक्रूअल कंसेप्ट का, ठीक है। तो वही बात लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड एंड accounted at the time of settlement take place. Accrual concept apply for both revenue and expenses, record both cash as well as credit transaction। ये तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि दोनों का दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे सामने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सुना होगा आप लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत फेमस वाला कंसेप्ट है। उसके बाद इसको सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहते हैं, इसको अकाउंटिंग एंटिटी भी कहते हैं। तो इसके नाम को, अलग अलग नाम को याद रखिएगा, अलग अलग नाम से भी हम लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज। देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि बिजनेस जो है, इस कंसेप्ट में यही बात बोला गया है कि बिजनेस जो है ये सबसे अलग रहता है, किसी से इसको कोई लेना देना नहीं रहता है। यहां तक कि बिजनेस जो है ये अपने ओनर का भी नहीं होता है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है ना। इस वजह से हम लोग लायबिलिटी साइड में कैपिटल को शो करते हैं जो कि बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस में लगाता है। यहां तक कि बिजनेस में जो पैसा लगा रहा है उसका जो ओनर है उसके भी पैसे को वो क्या मानता है, आउटसाइडर लायबिलिटी मानता है, ठीक है ना। इस वजह से उसको वो लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर कोई ड्राइंग्स मींस पर्सनल यूज के लिए हम पैसे निकाल ले या सामान निकाल ले बिजनेस में से, तो अगर प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में से कोई सामान निकाल रहा है, अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए सामान निकाला, पैसे निकाला, तो उसका भी रिकॉर्डिंग बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में किया जाता है और इस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है।
उसी प्रकार से कैपिटल पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस प्रोवाइड करता है अपने ओनर को। ये सारा का सारा खेल इस वजह से है क्योंकि ये कंसेप्ट फॉलो होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये जो जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट में होते हैं, ना कि ओनर के बुक्स ऑफ अकाउंट में होते हैं, ठीक है ना। फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में होता है। कैपिटल इज ट्रीटेड एट आउटसाइड लायबिलिटी, ये मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया। दैट इज व्हाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड एंड ट्रीटेड। उसी तरीके से ड्राइंग्स को भी हम लोग डिडक्ट करते हैं, कहां से, कैपिटल से, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हम लोग चार्ज करते हैं ओनर से। ये था इसका पूरा क्रक्स पॉइंट, ठीक है। बात करते हैं हम लोग दोस्तों मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सीधी सी बात है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब होता है कि हम बिजनेस में उन्हीं सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग करते हैं जिसको कि हम लोग पैसे के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मान लीजिए किसी एम्प्लॉयर के बीच में अगर कोई मतलब कि झगड़ा हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उसकी रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते हैं कभी भी। जो उसका अगर कोई मॉनेटरी इफेक्ट है, मॉनेटरी लॉस है, मॉनेटरी बेनिफिट है, ठीक है ना, तो उन सारे चीज़ों को हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। मतलब वो सारे ट्रांजैक्शन की बस रिकॉर्डिंग होगी जो कि हम लोग मॉनेटरी फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है कि हर एक कोई भी काम हम लोग करते हैं, ठीक है ना, उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है। जैसे अभी आप लोग अगर 12th में हो तो क्या करते हो आप, पिछले साल 12th में गए थे, इस साल आप बोर्ड दोगे, और ये पिछले जितने भी क्लासेस आप पास होते हुए आ रहे हो वो हर क्लास में फॉलो था कि एक साल के लिए, पिछले साल हम लोग अप्रैल में जाते क्लास में, किसी भी क्लास में, और मार्च होते होते हम लोग एनुअल एग्जाम देके नेक्स्ट क्लास में फिर मूव ऑन करते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से दोस्तों हर एक चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव होता है, हर एक चीज़ का एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ बहुत लंबे समय तक चले तो वो ना तो एफिशिएंट होगा, ना उसमें कोई इफेक्टिवनेस आ पाएगा। इस वजह से अकाउंटिंग में भी जो बुक्स ऑफ अकाउंट हम लोग मेंटेन करते हैं उसका भी कोई ना कोई कारण होता है कि प्रॉफिट लॉस पता करो, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता करो, तो उसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है कि कब पता करें। तो कब पता करें, तो अकाउंट्स में भी बोला गया कि एक साल, जो नॉर्मल जब अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो एक साल का होता है, दैट इज 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का होता है, ठीक है ना। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है, और ये 1 अप्रैल से 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कंसीडर किया गया है। कहाँ कंसीडर किया गया है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये वैलिड है। द लाइफ ऑफ वन इंटरप्राइजेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीरियड। देखिए वही बात बताया गया, स्मॉल पीरियड में ब्रेक करके उस स्मॉल पीरियड में परफॉर्मेंस को हम लोग चेक करते चलते, एनालाइज करते हुए चलते हैं, ठीक है। वही बात यहाँ पे बताया गया है। कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। दोस्तों इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो भी हम लोग बिजनेस में जो भी हम लोग एसेट्स को खरीदते हैं उन सारे एसेट्स को हम लोग किस पे रिकॉर्ड करें। यहाँ पे फिक्स एसेट्स की बात हो रही है, ठीक है ना। जो भी हम लोग एसेट्स को खरीदते हैं बिजनेस में, फिक्स एसेट्स को, उन सारे एसेट्स को आप कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करो। कॉस्ट प्राइस कहने का मतलब कि उस दाम पे रिकॉर्ड करो जिस दाम पे आप खरीद के लाए थे, और सिस्टमेटिक डेप्रिसिएशन ईयर टू ईयर क्या करो, उसमें से चार्ज करो, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई मार्केट प्राइस में कोई चेंजेस आ रहे, कुछ आ रहे, कोई भी फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है इसको, उन सारे फैक्टर्स को, उन सारे बातों को आप एज ए फुट नोट एट द बॉटम ऑफ द बैलेंस शीट मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। The assets must be shown at its cost price, which is the cost of acquisition, which is the cost of acquisition less depreciation। अभी बताया सिस्टमेटिक डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। मार्केट प्राइस शुड बी इग्नोर्ड, मार्केट प्राइस पे इग्नोर चेक नहीं करते हम लोग, रिकॉर्ड नहीं करते हैं। दिस कंसेप्ट इज मेनली फॉर फिक्स एसेट्स एंड नॉट अफेक्टेड द करेंट एसेट्स, ठीक है। तो ये था हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट नॉर्मल सी बात है, इतना ही बात कहता है कि जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड एंट्री होते, कोई भी एंट्री एटलीस्ट 2 अकाउंट को इफेक्ट करेगा। मैंने कहा दोस्तों एटलीस्ट 2 अकाउंट को इफेक्ट करेगा, यानी 2 से ज़्यादा एंट्रीज को भी, अकाउंट को भी इफेक्ट कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी एंट्री, अगर कोई एंट्री डेबिट होकर एंटर हो रहा है तो उसके लिए एक क्रेडिट एंट्री होगा। सिमिलरली अगर कोई क्रेडिट एंट्री हो रहा है तो उसके लिए एक डेबिट एंट्री जरूर से होगा। मतलब एक सिंगल ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट को इफेक्ट करेगा जरूर से। यही कंसेप्ट है हमारा डबल एंट्री सिस्टम का, ठीक है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ लेता है कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम
ठीक है ना। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम मार्क करके मत आइएगा, डबल अकाउंटिंग सिस्टम दूसरा होता है जो कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग में फॉलो होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, वाटर सप्लाई कंपनी, ये लोग फॉलो करते हैं, तो वो अलग चीज़ है, वो अलग मैटर है, वो अलग दुनिया है, ठीक है ना। तो उसमें आप लोग मत चले, उसको आप लोग मत सोचने लगेगा कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम भी वही होता है, ठीक है ना। डबल एंट्री सिस्टम अलग चीज़ है जो कि कहता है हर एक डेबिट के लिए क्रेडिट होगा एटलीस्ट, या हर एक क्रेडिट के लिए एक अकाउंट एटलीस्ट डेबिट ज़रूर होगा, यही कंसेप्ट है। और इसी से निकल के आता है हमारे बीच में जो कंसेप्ट एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। देखिए एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट एटच टू अकाउंट, इन अदर वर्ड एवरी एंट्री शुड हैव इट्स ऑपोजिट इफेक्ट, यही बात बताया जो कि मैंने अभी अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के बारे में। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का दूसरा नाम भी पूछा जाता है। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है दोस्तों कि ये कहता है कि किस तारीख को, वो कौन सा डेट है जब हम माने कि हमको रेवेन्यू जनरेट, प्रॉफिट जनरेट हो चुका है, वो कौन सा तारीख है। क्या वो तारीख होगा कि जिस डेट को मेरे साथ किसी ने एग्रीमेंट किया, कि क्या वो तारीख होगा कि जिस डेट को मैंने उसको सामान ट्रांसफ़र किया, कि क्या वो तारीख होगा कि जिस डेट को मेरा पार्टी, मेरा कस्टमर मुझे पेमेंट कर रहा है। तो कौन से तारीख को हम लोग मानेंगे कि रेवेन्यू बिजनेस में जनरेट हो गया है किसी ट्रांजेक्शन से। तो आइए देखते हैं क्या बताया गया है इसमें बताया गया कि रेवेन्यू इज डीम्ड मतलब दोस्तों होता है मान लेना। रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन टाइटल और ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड, जब ट्रांसफर कर दिया जाता है टाइटल ऑफ ओनरशिप एंड ही इज लीगली बाउंड टू पे द अमाउंट, और वो लीगली क्या हो जाए, जिम्मेदार हो जाए उस सामान का पेमेंट करने से, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो उस तारीख से हम मानेंगे, उस तारीख को मानेंगे कि रेवेन्यू मुझे जनरेट हो गया है जिस तारीख को जो बायर है, जो मेरा डेटर है, जो मेरा कस्टमर है, जिस तारीख को वो लीगली बाउंड हो जा रहा है मुझे पेमेंट करने से, मतलब बाध्य हो जा रहा है, उस तारीख को हम लोग मानेंगे। उस तारीख को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर देंगे कि हाँ मुझे प्रॉफिट का जनरेशन इतने रुपए का हो गया है, ठीक है। डिटरमाइन द टाइम और पर्टिकुलर पॉइंट इन विच द पर्टिकुलर पॉइंट, किस तारीख को, किस पॉइंट को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। नॉट रिलेटेड विथ एक्चुअल रिसिप्ट, ये नहीं कह रहा कि किस तारीख को आपके हाथ में पैसा आया। एक्चुअल रिसिप्ट की बात यहां पे नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है किस पॉइंट को रियलाइज करेंगे, किस पॉइंट ऑफ डेट को हम मानेंगे कि हाँ मुझे रेवेन्यू का जनरेशन हो गया है दोस्तों, ठीक है ना। इतनी सी बात है इसमें। चलिए आगे पढ़ते हैं। रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन एक्सेट्रा रियलाइज ऑन टाइम बेसिस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत किए हैं। इफ ए फर्म गेट एन ऑर्डर ऑफ गुड्स ऑन 18 फरवरी, सप्लाई द गुड्स ऑन 22 फरवरी, 18 को ऑर्डर आया, 22 को सामान भेजा और 24 को कैश रिसीव हुआ, तो दोस्तों कौन से तारीख को ये माना जाएगा कि रेवेन्यू इज रियलाइज्ड, प्रॉफिट मेरे को अर्न हो गया है, ये कौन सा तारीख होगा। तो ये दोस्तों वो तारीख होगा, कौन सा तारीख होगा जिस डेट को ये बाध्य हो गया। दोस्तों कोई किस डेट को बाध्य होगा बायर, जिस डेट को टाइटल ऑफ ओनरशिप मैंने ट्रांसफर किया। कब ट्रांसफर किया दोस्तों, सप्लाई द गुड्स ऑन 22 फरवरी, तो 22 फरवरी को सप्लाई किया, तो उस दिन से, जिस दिन से मेरे पास से सामान लेके गया बायर मेरा, उस दिन से वो जिम्मेदार हो गया किस लिए, मुझे पेमेंट करने के लिए। तो उस डेट को हम एंट्री कर लेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कि मुझे 22 फरवरी को रेवेन्यू का जनरेशन हुआ इस सामान को बेच, ठीक है ना। बात करते हैं दोस्तों हम लोग मैचिंग कंसेप्ट के बारे में। मैचिंग कंसेप्ट बहुत आसान है दोस्तों। मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में जो खर्चा हो रहा है उस खर्चे को उस प्रॉफिट में से घटा दो, क्योंकि दोस्तों हम लोग बिजनेस कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो कहा जाता है कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप जो भी एफर्ट लगा रहे हो, जो भी एक्सपेंसेस इंकर्ड कर रहे हो, तो और जिस भी साल कर रहे हो, तो उसी साल के प्रॉफिट से उसी साल के खर्चों को आप डिडक्ट कर दो, ठीक है ना। ये एक सही प्रोसेस है, एक्यूरेट प्रोसेस है, क्या मतलब कि एग्जैक्ट प्रॉफिट को पता करने का। देखिए वही कहा है, मैच रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस ऑफ फर्म ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज एनी एक्सपेंसेस विच इज पेड इन एडवांस शुड बी कैरिड फॉरवर्ड। इस वजह से दोस्तों, इस वजह से ड्यू टू द मैचिंग कंसेप्ट, अगर हम लोग कोई एडवांस पेमेंट कर देते हैं तो हम लोग प्रीपेड के नाम से उसको कैरिड फॉरवर्ड करते हैं। अगर कोई आउटस्टैंडिंग हो जाता है तो उसको हम लोग कंसर्न्ड एक्सपेंसेस में ऐड कर देते हैं, आइदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या तो ट्रेडिंग अकाउंट में। और साथ साथ दोस्तों
दोस्तों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में भी लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ड्यू टू द मैचिंग कंसेप्ट, तो ये कंसेप्ट यही कहता है कि जिस साल जो प्रॉफिट कमाने के लिए उसके पीछे जो भी पैसे खर्च हुए हैं वो उसी साल के प्रॉफिट से घटा दो, चाहे वो एक्चुअली पेड हुआ है चाहे वो एक्चुअली पेड नहीं हुआ है। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट देखिए दोस्तों क्या कहा है, ऑब्जेक्टिविटी उद्देश्य, ठीक है ना। रिकॉर्ड करने के लिए क्यों रिकॉर्ड करते भाई, इतना सारा जो हम लोग तामझाम करते हैं क्यों रिकॉर्ड करते, कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा ना। तो एवरी बिजनेस रिकॉर्ड मस्ट बी बेस्ड एंड सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दोस्तों हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका एक एविडेंस होना चाहिए, उस एविडेंस के बिहाफ पे ही वो ट्रांजैक्शन उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। जैसे हम लोग सामान लेने जाते हैं तो हमको बिल मिलता है, कैश मेमो मिलता है, तो कैश मेमो उसका उस ट्रांजैक्शन का क्या है, एविडेंस है, सबूत है, जिसके आधार पे क्या हुआ है, वो ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो एक उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, ठीक है ना, कहा जाए तो एक उद्देश्यपूर्ण ट्रांजैक्शन होना चाहिए, उसको सपोर्ट करने के लिए एक एविडेंस होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, आप लोग कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। वेरिफिएबल डॉक्यूमेंट फ्री फ्रॉम मैनिपुलेशन, अब ठीक है ना, फ्री फ्रॉम ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ना हो जिसको मैनिपुलेट किया जा सके, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे कन्वेंशन के तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं, अब हम लोग कंसेप्ट को देख लिया, हम लोगों ने प्रिंसिपल्स को देख लिया सारे। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं अपने कन्वेंशन को। कन्वेंशन मतलब रीति रिवाज, जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब वो पुराने रीति रिवाज, वो पुराने चीजें मानना जो कि पहले, बहुत पहले से मुंशियों के समय से माने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो वही सारे कंसेप्ट दोस्तों कहीं ना कहीं आज भी ये फॉलो होते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जब भी काम करते हैं अकाउंटिंग का तो हम लोग को भी ये सारे कन्वेंशन दिमाग में रख के ही काम करना पड़ता है। क्या बताया दोस्तों, पहले कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन। दोस्तों कहा गया है कि डिस्क्लोजर URE होगा, ठीक है ना, URE डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में कहा गया है दोस्तों कि वो जो भी अकाउंट्स में, जो भी बिजनेस में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज करो। डिस्क्लोज करने का मतलब दोस्तों कि सामने प्रस्तुत करो, प्रेजेंट करो, क्योंकि जब सारे इंफॉर्मेशन, बिजनेस रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन हम सामने प्रस्तुत करेंगे तो एक सही डिसीजन लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन, जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, फैक्ट है, इन सारे चीजों को हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। देन दोस्तों आता है कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी कहा जाता है दोस्तों, डिस्क्लोजर कहते हैं सारे बातों को, मेटेरियलिटी थोड़ा सा इसका क्या करता है, अपोज करता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है BHU BCom में कि कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर इज ऑब्जेक्टेड बाय, ठीक है ना, इसके अगेंस्ट में कौन है, मटेरियलिटी, या मटेरियलिटी के अगेंस्ट में कौन है, फुल डिस्क्लोजर। मटेरियलिटी कहता है दोस्तों कि हमको सारे इंफॉर्मेशन से मतलब नहीं है, बस वो सारे इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है ना। देन बात आता है दोस्तों कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है कि प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस। कहा जाता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसको प्रूडेंस कंसेप्ट भी कहा जाता है, ये कहा जाता है कि हम भविष्य में होने वाले लॉस के लिए तैयार रहे, भविष्य में होने वाले प्रॉफिट के लिए आप तैयार मत रहिए। इवन की लॉस का परसेंटेज 1% है तो भी आप भविष्य में होने वाले लॉस के लिए तैयार रहिए, और इवन कि आपको भविष्य में होने वाले प्रॉफिट का एश्योरिटी 100% क्यों ना हो तो भी आप उसके लिए पहले से कोई भी एजम्पशन या प्रोविजन बना के ना चले प्रॉफिट के लिए, ठीक है। देखिए तो अब इस कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म को थोड़ा सा डिटेल में देख ले हम लोग। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द बिजनेस ऑलवेज प्ले सेफ। बिजनेस अपने आप को हमेशा सेफ मोड में रखेगा, ठीक है ना, कि अगर भविष्य में होने वाले कोई लॉस है तो पहले से उसके लिए तैयार होके चलो, उसके लिए प्रोविजन रिजर्व बना के चलो, ठीक है ना, प्रोविजन उसके लिए बना के चलो, रिजर्व तो नहीं कह सकते, प्रोविजन बना के चलो। अगर एंटिसिपेटेड कोई लॉस है जिसको पता है कि हाँ लॉस, ये वाला लॉस हो सकता है, तो उसके लिए प्रोविजन। कुछ ऐसे भी होते हैं दोस्तों कि मतलब कि सारे बातें हम लोग को पता नहीं रहता, बिजनेस है तो रिस्क से भरा हुआ है, ठीक है ना, तो ऐसे लॉस जिसके बारे में पता है, ठीक है ना, कि हाँ नाम से पता है कि डेटर मतलब डूब सकता है, डेटर पैसा नहीं देगा, डेटर पैसा लेकर डूब सकता है, तो इसके लिए हम लोग प्रोविजन बनाते हैं जो कि नोन लॉसेस होते हैं। कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं कि मतलब कि
अचानक से कोई लॉस हो गया जिसके बारे में पता ही नहीं था, कोई जानकारी नहीं था। तो कोई भी चीज़ जो पता नहीं है, तो ऐसा तो नहीं कि पता नहीं तो हो नहीं सकता ऐसा लॉस। तो अगर ऐसे लॉस को कैसे हम लोग मीट करते हैं, बाय क्रिएटिंग रिजर्व। तो रिजर्व क्रिएट होता है अननोन लॉसेस के लिए, और प्रोविजन क्रिएट करते किसी नोन लायबिलिटी या नोन लॉस को मीट करने के लिए। तो अब बिजनेस अपने आप को सेफ रखता है। दिस कन्वेंशन स्टेट दैट कि ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बट ऑल एंटिसिपेटेड अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर्ड। अनरियलाइज्ड गेन, एंटिसिपेटेड गेन को हम लोग इग्नोर करेंगे, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इसी कन्वेंशन से दोस्तों बात निकल के आता है कि जो अपना जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसको कॉस्ट प्राइस या रियलाइजेबल वैल्यू विचएवर इज लेस, कॉस्ट प्राइस या रियलाइजेबल वैल्यू विचएवर इज लेस, इस पे रिकॉर्ड करते हैं। ये स्टेटमेंट ऐसे ही पूछा जाता है कि कॉस्ट प्राइस और क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विचएवर इज लेस एज पर विच कन्वेंशन। तो एज पर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, या इसका दूसरा नाम प्रूडेंस भी दे सकता है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज रिकॉर्डेड एट सरेंडर वैल्यू। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो पार्टनरशिप का पार्ट है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं ड्यू टू दिस कन्वेंशन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट रिकॉर्ड करते हैं ड्यू टू दिस कन्वेंशन, एंड डिस्काउंट ऑन डेटर का प्रोविजन भी हम लोग क्रिएट करते हैं ड्यू टू दिस कन्वेंशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है कि हम लोग सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मटेरियल फैक्ट्स को, ठीक है ना, मटेरियल तो नहीं कहेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ताकि एक करेक्ट डिसीजन लिया जा सके। देखिए, डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन एंड नॉट कंसील, किसी भी इंफॉर्मेशन को छुपाया जा ना सके, ठीक है ना, छुपाना नहीं चाहिए जिससे कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में क्या पड़े, कोई इफेक्ट पड़े। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ फुल डिस्क्लोजर फॉर्म्स ऑफ बैलेंस शीट, जो भी बैलेंस शीट का फॉर्म है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्म है, वो प्रिस्क्राइब है किसमें, शेड्यूल 3 में। कहाँ प्रिस्क्राइब है दोस्तों, शेड्यूल 3 में प्रिस्क्राइब है कंपनी एक्ट 2013 के। Information which cannot be included in balance sheet show by way of footnote, contingent liabilities shown by way of footnote due to the convention of full disclosure। याद रखिएगा, contingent liability क्यों रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, due to the convention of full disclosure। ठीक है, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है दोस्तों, कंटीजेंट मतलब आकस्मिक, जो अचानक से आ जाए। ठीक है ना, सुबह सुबह मान लीजिए कि आप चाय पीने गए और गलती से चाय पीने के साथ साथ उस शॉप वाले का आपने गलती से ग्लास भी तोड़ दिया, तो अब आपको चाय का भी पैसा देना पड़ेगा और साथ साथ ग्लास का भी पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसा तो घर से नहीं सोच के निकलते ना कि चाय भी पी के आएंगे, ग्लास भी तोड़ के आएंगे, तो वो अचानक से लायबिलिटी क्रिएट हो गया। ठीक है ना, तो अचानक से लायबिलिटी को क्रिएट जब हो जाता है ऐसा कोई, तो उसको हम लोग कहते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। तो कंटीजेंट लायबिलिटी विच हैव नॉट अराइजन बट मे अराइजन। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लीजिए, बैंक में लोन लेने आएंगे तो गारंटर, तो गारंटर का लायबिलिटी क्या है, कंटीजेंट है। अगर जो लोन लेने गया है वो फेल्योर हो जाता है ड्यू डेट को पेमेंट करने से, तो इसकी लायबिलिटी अराइज हो जाती है। कुछ कंटीजेंट लायबिलिटी के दोस्तों एग्जांपल देख लीजिए, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज बैड डेट, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट, गारंटी गिवन बाय द कंपनी, अदर मनी फॉर विच द कंपनी इज कंटीजेंटली लाइबल। ये दोस्तों एग्जांपल है कंटीजेंट लायबिलिटी के। कन्वेंशन ऑफ मैटेरिटी लास्ट है दोस्तों, ये क्या है, एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का, जिसमें बताया गया कि अकाउंट रिकॉर्ड करना है सिर्फ मटेरियल इंफॉर्मेशन का, सारे इंफॉर्मेशन को एक साथ नहीं रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ मटेरियल इंफॉर्मेशन को ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो। जो इमटेरियल फैक्ट होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों ने देखा अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन के बारे में। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अगर आप लोगों को इन शॉर्ट वीडियोस का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग शिक्षा वर्ल्ड ऐप को डाउनलोड करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप लोग प्ले स्टोर से आके शिक्षा वर्ल्ड ऐप को डाउनलोड करिए, और हमारे वेबसाइट पे भी आप विजिट करके कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। वेबसाइट है हमारा www.shikshaworld.com। ठीक है, और इसके साथ ही आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ये है हमारा कांटेक्ट नंबर, BHU वर्ल्ड का ये कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर है 7081690644। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके कोई भी अपने क्वेरीज है तो वो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।